हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास आज का क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट 1 में पढ़े थे धातु के बारे में। आज हम लोग धातु से क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धातु के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ धातु। तो चलिए, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भाग 2 होगा, चैप्टर नंबर 3 में भाग 2 होगा। और भाग 2 को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका जो ये है, यानी क्लास 10th रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिनमें से हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, आज पार्ट नंबर 2 होगा, यानी कि आज का दूसरा क्लास होगा इस चैप्टर में। तो हम लोग दूसरा क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का कवर कर देंगे। लगे रहिए और बने रहिए, मेरे साथ दीजिए, आप लोगों को पूरा सिलेबस कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज का, यानी कि ये भाग 2 वीडियो दूसरा होगा। इसमें कह रहा है कि ध्वनिक ध्वनिक का मतलब होता है स्वरोसन। क्या होता है? स्वरोसन। ध्वनिक का दूसरा नाम है स्वरोसन। किसे कहते हैं? यानी कि आपको कह रहा है ध्वनिक किसे कहते हैं। तो आइए, ध्वनिक का मतलब होता है कि जब जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है तो उसे हम लोग ध्वनिक कहते हैं। यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनिक किसे कहते हैं। ध्वनिक का दूसरा नाम है स्वरोसन। ठीक है, तो ध्वनिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ध्वनिक। ध्वनिक। अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, जब धातुएं जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने टकराने पर आवाज आवाज उत्पन्न करती है तो उसे ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक कहते हैं। आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि ध्वनिक किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न क्या उत्पन्न करती है? आवाज। यानी आवाज उत्पन्न करती है तो उसे हम लोग ध्वनिक कहते हैं। ये 2 अंक वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको पढ़ा दिए। अब हम लोग धातु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पढ़े हम लोग, खास के एनसीईआरटी का, और आपका एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। तो आइए, अब हम लोग देखेंगे, प्यारे बच्चों, हम लोग अब देखेंगे क्या, ओ धातु के बारे में। तो चलिए, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ, तो बच्चों, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओ धातु के बारे में। ओ धातु क्या है या किसे कहते हैं? ओ धातु क्या है? तो देखिए, इसका ओ धातु समझेंगे हम लोग। ओ धातु क्या है? तो प्यारे बच्चों, ओ धातु उस तत्व को कहते हैं जो विद्युत का कुचालक होता है। वो क्या कहलाता है? ओ धातु कहता है। यानी जो तत्व विद्युत का कुचालक होता है ओ धातु कहलाता है। और जो ओ धातु होता है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब अंतिम कक्षा में, 72 कक्षा में, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओ धातु कहते हैं। तो आइए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ओ धातु, तो लिखेंगे वह तत्व जो
जो विद्युत जो विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक कुचालक होता है, कुचालक होता है धातु कहलाता है, या उसे धातु कहते हैं। वह तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है धातु कहलाता है, वो धातु कहलाता है, वो धातु कहलाता है, कहलाता है। क्या लिखे? वह तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है क्या कहलाता है? तो ओ धातु कहलाता है। अब ओ धातु जैसे देखेंगे कुछ ओ धातु का नाम, जैसे ओ धातु में हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या है? ओ धातु है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी ओ धातु है, हाइड्रोजन। आगे देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन, क्या देखेंगे? नाइट्रोजन। फिर ओ धातु क्या होता है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फिर हम लोग देखेंगे सल्फर। फिर हम लोग देखेंगे ये सब का सब ओ धातु है, यानी ओ धातु कहें तो नॉन मेटल, नॉन मेटल, सल्फर। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि आयोडीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी ओ धातु है। आगे देखेंगे हम लोग हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आदि। ये सब आपका क्या है? ओ धातु। और भी है, ठीक है। तो सब का सब क्या है? ओ धातु है। तो समझिएगा एक बार, इसका रिव्यू लेते हैं। क्या रिव्यू लेते हैं कि ओ धातु क्या है, ओ धातु किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ धातु के बारे में कि वह तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है ओ धातु कहलाता है। जैसे ओ धातु कौन कौन है? तो कार्बन ओ धातु है, हाइड्रोजन ओ धातु है, नाइट्रोजन ओ धातु है। उसी प्रकार ऑक्सीजन ओ धातु है, सल्फर ओ धातु है, आयोडीन ओ धातु है, ब्रोमीन ओ धातु है, हीरा, ग्रेफाइट आदि और भी ये सब क्या है? ओ धातु है। आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि ओ धातु क्या है, किसे कहते हैं। ओ धातु का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओ धातु का कुछ गुण होगा, उसमें कुछ विशेषताएं पाया जाता है, तो उसको देखेंगे। जो ओ धातु होगा, ओ धातु, देखिए ओ धातु जो होगा, हम आगे और देखते हैं। आप लोग बने रहिए, हम लोग देखेंगे ओ धातु से। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम इसको मिटाएंगे, इरेज कर लेते हैं। आप लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखने वाले हैं ओ धातु। क्या देखने वाले हैं? ओ धातु। देखिए ओ धातु के कुछ गुण, ओ धातु के गुण। जो ओ धातु होगा तो उसमें क्या गुण होगा, क्या विशेषताएं होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इससे आपका यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे सबका सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अब देखिएगा कि पूरा क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दे देते हैं। जितना भी सवाल है सबका जवाब आप बिल्कुल आसानी के साथ दीजिएगा, और ऐसे याद हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग ओ धातु से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। ओ धातु, ओ धातुएं इलेक्ट्रॉन, वो धातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर, ग्रहण का मतलब लेना, ग्रहण का मतलब लेना। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को ये लेता है तो ये ग्रहण कर रहा है, और दे देता है दूसरे को तो त्यागता है। तो वो धातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है। क्या बनाता है? ऋण आयन बनाता है। ऋण आयन मतलब नेगेटिव, ठीक है। ऋण आयन बनाता है, बनाता है। अब बिल्कुल देखिए इसको, क्या कहता है कि ओ धातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर क्या बनाता है। तो आपको जवाब देना है कि ऋण आयन बनाता है। क्या बनाता है? ऋण आयन बनाता है। हमेशा वो धातु है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये पॉइंट याद रखना है।
और दूसरा पॉइंट में याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि ओ धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, ओ धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा में यानी बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहर वाला कक्षा में, बाह्यतम कक्षा, ठीक है। तो ओ धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा या फिर 6 होगा या फिर 7, 5, 6, 7 होते हैं। अंतिम कक्षा में 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ओ धातु जो होता है ना, तो ओ धातु आपका आवर्त सारणी के, ओ धातु जो होता है वो आवर्त सारणी के दाएं ओर उपस्थित रहता है। ओ धातु आवर्त सारणी में किधर उपस्थित रहता है? तो दाएं ओर। तो यहाँ पर अगला देखेंगे हम लोग, ओ धातुएं आवर्त सारणी, ओ धातुएं आवर्त सारणी में दाएं ओर उपस्थित रहता है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ओ धातुएं क्या करता है? ओ धातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है। दूसरा पॉइंट में याद रखना है आपको क्या, कि ओ धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो ओ धातु होगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, केवल कार्बन को छोड़ के। कार्बन अपवाद है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है जबकि वो ओ धातु है, ठीक है। कार्बन को छोड़ करके 5, 6, 7 होते हैं, ठीक है। और ओ धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर उपस्थित रहता है? तो दाएं ओर उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, यानी ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन एक ओ धातु है, इसको छोड़कर, ब्रोमीन को छोड़कर सभी ओ धातुएं या तो ठोस या गैस में होती है, गैस में है। कहने का मतलब ये है कि ब्रोमीन एक ऐसी ओ धातु है, इसको छोड़कर सभी ओ धातुएं या तो ठोस में होती है, या तो ठोस है या तो फिर गैस है, ठीक है। जितने भी ओ धातु है सब का सब एक ओ धातु को छोड़ करके, वो कौन सा ओ धातु है जो उसको छोड़ देंगे? तो ब्रोमीन ना ही ठोस है ना ही गैस है, और बाकी सभी जितना बच जाता है सब का सब वो धातु क्या है? सब का सब वो धातु आपका ठोस या फिर गैस है, केवल ब्रोमीन को छोड़ करके। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन द्रव है। यहाँ पर लिखेंगे अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी ब्रोमीन ऐसी वो धातु है, एक ऐसी ओ धातु, ब्रोमीन एक ऐसी ओ धातु है जो द्रव होती है। क्या होती है? जो द्रव होती है। आपको सवाल पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, क्या सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सी वो धातु है जो द्रव होती है? वो कौन सी वो धातु है जो द्रव होती है? हम जोर दे के इसको बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार
मैट्रिक में पूछा जाता है कि वो कौन सी वो धातु है जो दर्भ होती है, वो कौन सी वो धातु है जो दर्भ होती है, तो उसका नाम है वो धातु का ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। कौन सी वो धातु है जो दर्भ होती है? वो अकेला है, एकलौता है जो ब्रोमीन है, और जो अकेला होता है वो स्पेशल होता है, यानी एग्जाम में उसी को पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका आयोडीन। आयोडीन ओ धातु होते होते हुए भी चमकीला चमकीला होता है। चमकीला होता है। कहने का मतलब ये है कि आयोडीन जो है वो धातु है, तब भी वो क्या है? चमकीला है, जबकि ये चमकने का गुण धातु में पाया जाता है, तो कुछ अपवाद होता है। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा कि वो कौन सी वो धातु है जो चमकीला होता है, तो आपको जवाब देना है आयोडीन। क्या है? आयोडीन है। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट देखिए, सब पीबीआई पर आ रहे हैं, सब इंपोर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, पूरा पेपर बनता है ऑब्जेक्टिव का। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग पढ़िए, नोट कीजिए। तो अगला है कि हीरा। हीरा हीरा जो है वो धातु होते हुए, इसका मतलब है कि हीरा वो धातु है, पहले ही हम लिखा दिए थे। हीरा वो धातु होते हुए भी सबसे हीरा वो धातु होते हुए भी सबसे कठोर सबसे सबसे कठोर प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पूछा जाएगा कि वो कौन सी वो धातु होते हुए भी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो आपको बताना है, क्या बताना है? उस वो धातु का नाम हीरा बताना है। क्या बताना है? हीरा बताना है। अब देखिए आगे अगला पॉइंट आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? वो धातु है। तो ग्रेफाइट वो धातु होते हुए भी विद्युत का विद्युत का सुचालक होता है। देखिए बच्चा पार्टी लोग, आपको सवाल पूछेगा, एक एक सवाल कितना इम्पोर्टेंट है, यहीं से सवाल उठता है कि कहेगा कि वो कौन सी वो धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा वो कौन सी वो धातु है जो विद्युत का सुचालक है। हम लोग जानते हैं कि वो धातु जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये अपवाद में है कि ये वो धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है? वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? पॉइंट हम लोग देखेंगे। वो धातु का घनत्व और गलनांक कम होता है। अगर सवाल पूछा जाए कि वो धातु का घनत्व और गलनांक क्या होता है, तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। वो धातु का घनत्व और गलनांक क्या होता है? तो आपका कम होता है। क्या होता है? कम होता है। देखिएगा, क्या देखिएगा कि वो धातुएं जो होता है ना, वो धातुएं हमेशा ऑक्साइड बनाती है। वो धातुएं ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड वो धातुएं ऑक्साइड बनाती है।
क्या बनाती है? वो धातुएं क्या बनाती है? तो वो धातुएं हमेशा क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। वो धातुएं क्या बनाती है? वो धातुएं क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। वो धातु क्या बनाती है? वो धातुएं ऑक्साइड बनाती है। वो धातुएं ऑक्साइड बनाती है जो जो अम्लीय अम्लीय या अम्लीय या उदासीन होता है। उदासीन होता है। उदासीन होता है। प्यारे बच्चों, एक एक इम्पोर्टेंट इतना है, आपको पूछा जाएगा कि कौन ओ धातु होते हुए भी चमकीला है, तो वो ओ धातु चमकीला में दीजिएगा तो आप लोग आयोडीन दीजिएगा। बोलेगा कि कौन वो धातु सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा है। कौन वो धातु विद्युत का कौन वो धातु विद्युत का सुचालक है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। अगला है कि ओ धातु का घनत्व और गलनांक क्या होता है, तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है, हमेशा कम होता है। और अगला पॉइंट जो है कि वो धातुएं क्या बनाती है, तो वो धातुएं ऑक्साइड बनाती है। और जो ऑक्साइड जो होगा वो धातुएं ऑक्साइड जो बनाएगा, तो ऑक्साइड कैसा प्रकृति का होगा, तो वो अम्लीय या उदासीन प्रकृति का होता है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब चलेंगे हम लोग उपधातु में। प्यारे बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पर अगला जो सवाल होगा हम लोग का, वो होगा उपधातु के बारे में। क्या होगा? उपधातु। उपधातु यानी उपधातु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटालॉइड। 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 मेटालॉइड यानी उपधातु किसे कहते हैं? ये भी सवाल 2 अंक में पूछा जाता है। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 अंक में पूछा जाता है। और उपधातु आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। देखिए हम कोशिश करेंगे आप लोग का सीधा माइंड में बैठाने का उपधातु के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा देते हैं। उपधातु। उपधातु मेटालॉइड। ठीक है, तो उपधातु के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर उपधातु। उपधातु। ठीक है, अब देखिए यहाँ आंसर देंगे, पहले हेडिंग यहाँ बना देंगे उपधातु। तो लिखेंगे वह तत्व, वह तत्व जो विद्युत का अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब कि थोड़ा सा करंट जाएगा, आंशिक रूप में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, पूरा नहीं, आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, उसी को बोलते हैं अर्धचालक। तो उपधातु का मतलब होता है कि वह तत्व, वह तत्व जो वह तत्व जो वह तत्व जो विद्युत विद्युत जो विद्युत का अर्धचालक होता है। अर्धचालक अर्धचालक होता है। अर्धचालक होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं। अब देखिए उपधातु जो है, उपधातु यानी कि उपधातु कुल 7 हैं। उपधातु टोटल कितना है? 7 है। तो 7 उपधातु है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल उपधातुओं की संख्या, यानी कुल उप उपधातुओं की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। यानी टोटल उपधातु कितना होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 है, 7 उपधातु है। अब सातों का नाम हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 में देखेंगे बोरोन। क्या देखेंगे? बोरोन। नंबर 2 बोरोन का बी होता है बोरोन। उसके बाद हम लोग देखेंगे
सिली सिलिकॉन। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में जर्मेनियम, जर्मेनियम। चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। पांचवा नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, नंबर पांचवा में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पोलो पोलोनियम, पोलोनियम। ये सब क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु है। और छठा नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, एंटी एंटीमनी, एंटीमनी। और सातवां नंबर में लास्ट वाला हम लोग देखेंगे क्या, लास्ट में देखेंगे टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बिल्कुल समझ में आता है। ये 7 नाम यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, कौन उपधातु है। तो आप नाम याद रखिएगा तबे बता पाइएगा ना कि कौन उपधातु है। यदि आपको नामे याद नहीं है, बोरोन क्या है, बोरोन धातु है कि ओ धातु है कि उपधातु है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बोरोन जो है, बोरोन जो है वो क्या है आपका, वो आपका उपधातु है। आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। आपको ये 7 नाम रट जाना है, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे और समझना है हम लोग को, यानी कि अगला हम लोग समझेंगे कि उपधातु जो है ना, उपधातु वो आपका कहाँ होता है, आवर्त सारणी में कहाँ होता है। तो धातु और वो धातु के बीच में जो तत्व पाए जाते हैं वो से उपधातु कहते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि धातु, अगला स्टार पॉइंट में याद रखना है कि धातु, धातुओं एवं ओ धातुओं, ओ धातुओं के बीच, धातुओं एवं ओ धातुओं के बीच पाए जाने वाले तत्वों को, तत्वों को उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते, उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी धातुओं, धातुओं एवं अधातुओं के बीच पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी किसमें, आवर्त, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में। या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये स्टार पॉइंट था अलग से, इस 7 को, 7 का नाम तो लिख दिए थे यहाँ तक। उसके बाद आवर्त सारणी में, किसमें, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में धातुओं एवं अधातुओं के बीच पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं क्या, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। चलिए बच्चा पार्टी लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक को। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों, हम लोग उपधातु का अगला पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे कि उपधातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है। उपधातु, उपधातु का संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये भी याद रखना है। अगला याद रखना है कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। अगला पॉइंट याद रखना है कि आवर्त, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी, एक टेढ़ी मेढ़ी, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को, धातुओं को, धातुओं को ओ धातु से, धातुओं को
ओ धातुओं से अलग करती है, अलग करती है, जिसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जो अलग कराता है धातुओं को, यानी आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, उसका काम है धातुओं को और धातुओं से अलग करना, धातुओं को और धातु से अलग करना। तो अलग जो करता है तो वो बीच में क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा ही क्या कहलाता है? उपधातु। टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर क्या होता है? सात जो उपधातु है वो है, जिसे उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते कहते हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से, फिर हम अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का होगा क्या कि अगला पॉइंट जो देखेंगे हम लोग, चलिए ये लगभग, हाँ, उपधातु में इतना पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, 2 नंबर अभी कंप्लीट हो जाएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे इसी पॉइंट के अंदर से रहेंगे आपका। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अब अगला क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या? मिश्र धातु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक क्वेश्चन है, ये तो VBI है, यहाँ से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मिश्र धातु, मिश्र धातु दे करके हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि या अधिक दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातु भी हो सकता है, या फिर या तो अथवा में, अथवा ब्रैकेट में लगा कर देते हैं, एक धातु, एक धातु और एक धातु और एक ओ धातु, ओ धातु। आप परिभाषा इसको ऐसे कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक धातु या तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक धातु और एक ओ धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब देखिए मिश्र धातु का उदाहरण हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? मिश्र धातु का उदाहरण देखेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा इसको ये कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मतलब इरेज करके फिर इसका उदाहरण देते हैं, मिश्र धातु के उदाहरण। हाँ तो बच्चों अब देखिए, यानी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का उदाहरण हम लोग देंगे। उदाहरण, क्वेश्चन पूछा जाता है उदाहरण से कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है? मिश्र धातु है। तो देखिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं? तो उदाहरण में हम लोग देखेंगे क्या? इसका उदाहरण होगा नंबर 1, यानी होगा मिश्र धातु कौन है? तो सोल्डर। सोल्डर क्या है? एक मिश्र धातु है। सोल्डर क्या है? मिश्र धातु है। सोल्डर क्या है? मिश्र धातु है। दूसरा नंबर में है पीतल। क्या है? पीतल। सोल्डर, पीतल, ये सब मिश्र धातु है। तीसरा नंबर में क्या है? कांसा। कांसा भी क्या है? आपका मिश्र धातु है। बोलेगा कि
कांसा क्या है, तो मिश्र धातु है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि सोल्डर क्या है, तो सोल्डर मिश्र धातु है। और उसके बाद पीतल क्या है, मिश्र धातु है। फिर आगे देखना है कि कांसा क्या है। ये तीन ही इतना इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी में ये तीनों दिया हुआ है और तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, कांसा पीतल सोल्डर, सोल्डर पीतल कांसा, याद रहे, सोल्डर पीतल कांसा, पीतल कांसा, पीतल कांसा सोल्डर। ठीक है, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। अब देखिएगा आखिर ये बनता है सोल्डर किस किस से बना है, तो बना है आपका सीसा और टीन से। ये बना है सीसा, सीसा प्लस टीन, दोनों के मिलने से क्या बना है, सीसा और टीन के मिलने से सोल्डर मिश्र धातु बनता है। उसी प्रकार पीतल जो है, तो पीतल बना है तांबा, यानी पीतल किससे बना हुआ है, तांबा जिंक, जस्ता जिसको बोलते हैं, जिसको जस्ता बोलते हैं, जिंक को जस्ता बोलते हैं। यानी तांबा और जिंक के समांगी मिश्रण को हम लोग पीतल कहते हैं। अगला देखेंगे फिर हम, मेरा क्या है, कांसा। कांसा कौन कौन धातु मिलके बना है, तो आपका इसका बना है तांबा, तांबा और टीन को मिलाने से तांबा और टीन, तांबा और टीन को मिला देंगे। देखिएगा तांबा और टीन को मिला देंगे, तांबा टीन मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है, कांसा। फिर तांबा और जिंक को मिला देने से क्या बनता है, पीतल। फिर सीसा और टीन को मिला देने से क्या बनता है, सोल्डर बनता है। तो आप लोग को अच्छा से समझ आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा एग्जाम में आपका। ठीक है, तो हम कल आज के लिए ही क्लास को छोड़ रहे हैं, और कल जो होगा हम लोग का इसी चैप्टर में पार्ट यानी भाग 3 होगा।